Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning. शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास शुरू कर सकते हैं? यस सर। यस सर। सर शुरू करते हैं। तो कल हम प्रीएम्बल की बात कर रहे थे कि हमारा प्रीएम्बल ओके। तो प्रीएम्बल क्या है? कल हमने बात की थी कि जो संविधान का प्रस्तावना है वो देता है। क्या क्या फीचर्स है हमारे प्रीएम्बल के? कौन सुनाएगा? बताइए भाई। प्रीएम्बल के मुख्य बिंदु एक तरह से शुरू करेंगे। पूनम बताओ क्या क्या पॉइंट हमें प्रीएम्बल में दिखते हैं, मिलते हैं? पॉइंट बोलेंगे तो क्या क्या चीज हमें ये पता चलती है अगर मुझे नोट्स बनाने हो प्रीएम्बल के। पूनम आवाज आ रही है आपको? जयवीर सिंह, वीर, आपको आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। बताओ भाई, कौन बताना चाहता है तो आप लोग अपनी मर्जी से बता सकते। सर इसमें जो वर्ड है सोवर्जिन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, जैसे जस्टिस में है उसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। एंड इसमें लिबर्टी भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, जैसे एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। सबसे फ्रेटर्निटी भी है। तो जो हम प्रीएम्बल की बात करें यहाँ पे तो कह सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें सबसे पहले दे रखा है जैसे कि हमने पढ़ा था वी द पीपल। तो जो मतलब जो ये हमें बताता है कि जो संविधान है ऐसा सोर्स ऑफ पावर, वो संविधान मतलब वो किसी कंट्री मतलब हमारे देश की कंट्री के जो पीपल है उनसे जो ऐसा सोर्स ऑफ पावर है। इसमें जो 5 शब्द दिए हैं, सोवर्न, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बताते हैं कि हमारा सोवर्न बताता है कि हमारा देश संप्रभु मतलब किसी और देश कोई और देश का डोमिनेशन नहीं है हमारे देश पे। हमारा देश जो है ना आजाद है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में या कोई भी पॉलिसी बनाने में, अपने कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए।
सोशलिस्ट मतलब समाजवाद है कि हमारा देश जो रिसोर्स है हमारे देश में वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष की मतलब हमारे जो हमारी कंट्री का कोई मतलब स्पेसिफिक धर्म नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है, ऐसी हमारी कंट्री का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। हाँ, लेकिन कोई चाहे तो कोई भी धर्म अपना सकता है, जैसे हमारे राइट टू आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ रिलीजन है, और डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है हमारे देश में, और रिपब्लिक की जो एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स है हमारे देश में, प्लस जस्टिस दी गई है सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की जो है ना सभी को जस्टिस मिलेगी, सोशली जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस मिलेगी सभी को। मिलेगी सर मतलब दी जाएगी। बाकी तुमने लगभग काफी सारी चीजें ठीक ही बताया, बस ये वाला पॉइंट गलत किया ना। हाँ जी सर। तो और लिबर्टी, हाँ जी सर, दोबारा बोलो इसी बात को। तो ये जो पक्का जस्टिस मतलब कि हमारे देश में सभी को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दी जाएगी। और सर लिबर्टी है मतलब आजादी है सभी को थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, सभी की। और सभी को जो है ना इक्वलिटी मतलब सभी की इक्वल कह सकते हैं, मतलब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है। और सभी को मतलब हमारे देश में सभी को ऐसा फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है, और जो डिग्निटी है और जो डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन की हमें एश्योर करनी। ठीक। बाकी वैसे सब कुछ ठीक बोला, बस एक ही जगह पर थोड़ा सा और दोबारा से करते हैं कि कल हम संविधान में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण पड़ी थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens, कि हम भारत के लोग संकल्प करते हैं, ठीक है, सत्य निष्ठा से संकल्प लेते हैं कि भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र गठित करेंगे। ठीक है, तो हमें इसे गठित करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, और सभी नागरिकों को सुनिश्चित करेंगे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की, एक्सप्रेशन की, फेथ विश्वास की, फेथ की, वर्शिप की, इक्वेलिटी बराबरी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी मौकों की, और हम आपस में भाईचारे को बढ़ाएंगे, देश की उन्नति, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। हम संविधान सभा में आज 26वें दिन नवंबर 1949 के 26वें दिन इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने को अपने लिए लेते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है हमारे प्रीएम्बल का, और आपने तो ठीक बताया। तो बस इसको याद रखने में कम से कम इतना जरूर याद रखना है, ये सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेट, ये ऐसे याद किया था मैंने, SS SSDR, ठीक है। एक तो ये है SSDR JLEF और UI, और J फॉर SEP, तो ये दो चीज याद रखना है। SSSDR सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, J जस्टिस, L लिबर्टी, E इक्वेलिटी, F फेथ, UI यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो एस सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, social economic political liberty of thought, belief, faith, expression, worship, equality of unity, equality of status and opportunity, from F for fraternity and unity, integrity। इतना याद रख लेना तो आपको ये प्रियम्बल याद रहेगा। तो
तो कल से हम इस पर बात कर रहे हैं, प्रीएम्बल पर। प्रीएम्बल से आगे चलते हैं। तो ये जो प्रीएम्बल है, ठीक है, ये हमारा कैसा देश बनेगा, ये एक तरीके का गाइडिंग लाइट कह सकते हैं। हम आगे आने के लिए जो दिशा, एक लाइट हाउस की तरह काम कर रहा है कि आगे आने के लिए आगे कैसे हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़े, कैसे बढ़े, क्या हमारे देश के फीचर्स होने चाहिए, ये बताने का काम हमारा ये प्रीएम्बल करता है। इसी प्रीएम्बल में ये शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें अमेंडमेंट, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, 42वां अमेंडमेंट संविधान का, उस अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में ये शब्द सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवादी और इंटीग्रिटी कि देश की अखंडता के लिए भी हमें काम करना है, एकता और अखंडता। अब अगर इसके और मुद्दों पर बात करें तो प्रीएम्बल हमें किसी तरीके की कोई शक्ति नहीं देता, एक दिशा देता है, एक मकसद देता है, ठीक है, हमें किस दिशा में अपने देश को आगे बढ़ाना है और उसके उद्देश्यों को ब्रॉडली आउटलाइन कर देता है कि हमें पता रहना चाहिए कि हमें करना क्या था। जो प्रीएम्बल है हमारा, वो संविधान के फंडामेंटल्स, ठीक है, क्या क्या बुनियादी चीजें हैं, वो सबको हमारे को बताता है। हमारे राइट्स और फ्रीडम की घोषणा करता है कि हम पर क्या क्या अधिकार है, क्या क्या हमें चीजें इससे मिलेंगी, किस तरीके का बेसिक गवर्नमेंट होगा, ये सब चीजें हमें हमारा प्रीएम्बल बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और चीज। हाँ जी सर, मैंने पढ़ा था कि इसका जो प्रीएम्बल का लैंग्वेज यही होगा जो इसमें वर्ड आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। तो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल इसमें क्या होगा, जो वर्ड आ रहे हैं इसमें वही होंगे क्या? समझ नहीं आ रहा था लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। दोबारा सवाल बताओ, मुझे भी नहीं समझ आया। सर, मैंने पढ़ा था कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो भाषा है प्रीएम्बल की वो ऑस्ट्रेलिया से गई है। यस सर। मेरी जानकारी नहीं है इस बारे में। ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, ठीक है। एक आप लोग क्लास के बाद पर भेजते कुछ नहीं हो, क्लास में पूछते, क्लास के बाद भूल जाते सब लोग, तो क्लास के बाद एक बार भेजना, वो क्वेश्चन भेजना कि क्या क्वेश्चन था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है या इससे बाहर है? बाहर नहीं है, हिस्सा है सर। इस विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, बेरूबारी यूनियन केस 1960 का, और इस बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे जो है बाद में डाला गया है, इसलिए संविधान का हिस्सा नहीं है। बाद में लास्ट में डाला गया इसको, लास्ट में कि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को उलट दिया और ये कहा कि नहीं, संविधान का ही हिस्सा है और इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंड भी किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है एक आर्टिकल है, महत्वपूर्ण केस लॉज है। हमारे पॉलिटी में हमें केस लॉ भी याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण केस हैं। तो ये दोनों केस बहुत महत्वपूर्ण है, बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस में इस बात को स्थापित किया गया कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का हिस्सा है और उसको भी अमेंड भी किया जा सकता है। जैसे
संविधान के अन्य हिस्सों को हम अमेंड कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा LIC ऑफ इंडिया केस है, जिसमें फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया है कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है। SR बोमई केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि प्रीएम्बल ना केवल हिस्सा है बल्कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, अभी हम इतना याद कर लेते हैं कि प्रीएम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और ये बात हमें SR बोमई केस में बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो मूल प्रस्ताव था, मेरा ये जो आइडिया है वो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब शुरू में संविधान सभा का गठन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा के समक्ष, नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कई पॉइंट्स इस प्रीएम्बल में ले लिए गए हैं जैसे कि तैसे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ये जो संविधान सभा बनाई जा रही है, ठीक है, इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव्स पर एक प्रस्ताव, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये मूलतः नेहरू रिपोर्ट पर कि किस दिशा में कैसा हमें संविधान बनाना है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था और उसी पर आधारित है हमारा ये प्रीएम्बल। अब एक सवाल, ये टेक्निकल सवाल है कि हमारा संविधान, दो डेट्स हमें संविधान के लिए मिलती हैं, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो संविधान का कौन सा क्या मतलब, ये दो डेट्स, ठीक है, ये दोनों डेट मिलती है, हम संविधान सभा मनाते हैं, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। हम कहते भी हैं कि 26 तारीख को, हमने 26 नवंबर को संविधान में लिखा हुआ है कि हम इसे अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जो 26 नवंबर को फोर्स में आ गए थे, और कौन से ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर को फोर्स में नहीं आए थे? तो हमारे जो संविधान के कई प्रोविजन, जैसे सिटीजनशिप संबंधी, इलेक्शन संबंधी, प्रोविजनल पार्लियामेंट संबंधी, अन्य ट्रांजिशनल प्रोविजन जो थे, जो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये सब में है, ये 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स हो गए थे। इसके अलावा कुछ जो बाकी जो प्रोविजंस थे संविधान के, वो जनवरी 26, 1950 को फोर्स में आए, और इसी डेट को हम डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं, ठीक है, और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कमेंसमेंट मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। 26 संविधान सभा का मतलब यहाँ पर इस दिन हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट कर रहे हैं, तो उस अडॉप्शन की डेट और कमेंसमेंट की डेट, तो हमने कहा कि आज हमने ये कमेंट कर अडॉप्ट कर लिया है और 26 जनवरी से ये हमारा काम करना चालू कर देगा। तो इसने, संविधान ने प्रभावी रूप से, पूर्णतः रूप से 26 जनवरी 1950 को अपना काम करना शुरू कर दिया था। बनकर तैयार ये गाड़ी 26 नवंबर 1949 को हो गई थी। तो ये दोनों डेट्स में स्लाइड्स ऑफ अंतर है। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस तारीख को लागू हुए, तो यहाँ पर ये आर्टिकल लिखे हुए, आर्टिकल 5 है, ये जो लागू इस दिन हो चुके थे। मुख्यतः सिटीजनशिप से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, टेम्परेरी पार्लियामेंट और अदर टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन एनफोर्स हो गए थे 26 नवंबर 1950 को।
आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के इस टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इसमें खूब सारे क्वेश्चन, हर साल 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर साल इसी एक टॉपिक से आते हैं। तो अगर आपको संविधान कम शब्द में पढ़ना है तो महत्वपूर्ण उसमें पढ़ना है तो इसको तो जरूर ही जरूर समझ के रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स है क्या? पहले तो हम अधिकारों को समझते हैं। राइट्स, अधिकार क्या होता है? व्हाट इज अधिकार? क्या होता है अधिकार? सर बेसिक राइट्स का जो बात था वो मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 में आया था। वहां नहीं जा रहा, वहां नहीं जा रहा। अच्छा, जब मैग्ना कार्टा नहीं आया था तब कोई अधिकार नहीं? इस सवाल को ऐसे कर लेते हैं, इट विल मेक इट सिंपलर। सर उस समय जस्टिस पे ज्यादा फोकस किया जाता था जब मैग्ना कार्टा नहीं था और राइट्स पे कम। लेकिन फिर भी मैग्ना कार्टा शायद 1200-1300 के बीच में आया था, है ना? अगर हम यूके के मैग्ना कार्टा की बात करें, मुझे तो एग्जैक्ट समझ नहीं 1215 में आया था सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये मैग्ना कार्टा 1215 में आया था। तो उससे पहले क्या नागरिकों के कोई अधिकार हुआ करते थे? नागरिक मतलब लोगों के कोई अधिकार था? मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा था कि अधिकार की बेसिक फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज बेसिक फिलॉसफी? सर उससे पहले अधिकार तो थे नहीं, जो भी डिसीजन लेते थे तो वो तो किंग मेकिंग के रूप में काम होता था। तो उससे पहले कोई अधिकार नहीं होते थे? 1215 से पहले 1215 से पहले से तो नहीं थे। नहीं थे। सर उसके पहले सर जस्टिस पे ज्यादा फोकस था, राइट्स पे कम। गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा चलो बताओ, और बोल रहा था सैफ, कुछ कह रहा था, सैफ बोलो। सर अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो सर। ओके, चलो थोड़ा से तुम एक्सप्लेन, फिर भी मतलब अगर समझ से बताओ कि हाँ ठीक है, तो और क्या हो सकता है? कैसे समझे हम अधिकार की चीज को कि मेरा राइट है, हक है, ठीक है, ये मेरा हक है। कोई भी इस पर और थोड़ा सा सोचो। ठीक है, लेट्स कंसिडर कि ये महत्वपूर्ण विषय है। हमें जैसे अधिकार समझ आ जाएगा, हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। कोशिश करो यार, डर क्यों रहे हो? विद्वान लोग हो, ऐसे मत घबराओ। बताओ, पहले तो मैं एक बात तुम्हारी काट दूं कि 1215 से पहले हमारे अधिकार शुरू से थे। आदमी के अधिकार कब शुरू होते हैं? इंसान के अधिकार सर जब लोग सिविलाइज्ड होने लगते हैं तब। नहीं, किसी ने कुछ और बोला, बोलो भाई। सर जब जन्म ले लेते तब जन्म लेते ही, वेरी करेक्ट, जन्म लेते ही अधिकार हमारे शुरू हो जाते हैं। इवन तो जन्म लेने से पहले जब गर्भ में भी होता है बच्चा, तब से उसके अधिकार शुरू हो जाते हैं। तो अधिकार को आप सीमित करके मत देखो, वो संविधान के दायरे से बाहर निकलो। थिंक बियॉन्ड। अधिकार बड़े होते हैं, अधिकार ही संविधान वगैरह से कहीं ज्यादा बड़े। तो जन्म लेते ही शुरू हो जाते हैं। एक बात इन्होंने ही बताई, वो बिल्कुल ठीक है। और कोई? मैं चाहता हूँ कि इस बात पर आप सब लोग अपनी भागीदारी दो। ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हर कोई कुछ बोल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई टेक्निकल विषय नहीं है।
चलो भाई आरुषि बताओ क्या होता है अधिकार। किसको बोलोगे कि ये मेरा अधिकार है, जब तुम सवाल किसी को बोलते हो कि ये मेरा अधिकार है, तो कौन बताएगा? आरुषि, आस्था, अलीशा, कोई नहीं बोले, सब नाराज है। सर जहाँ तक अधिकार की बात है तो उसमें हम मतलब किसी भी चीज को लॉफुली लेने का जो एक नियम है, प्रावधान है, उसको अधिकार कहते हैं। काफी हद तक बिल्कुल लॉफुली। अब लॉ क्या होता है, तुम उस सवाल पे आ जाओगे। एक और सवाल, क्या कानून क्या होता है? दीपक कानून अधिकार मेरे समझ से एक अवसर है जो सभी लोगों के बीच समान रूप से होना चाहिए, उसमें विभेद। अच्छा, इसे मैं अपनी समझ से, मतलब मैं भी इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं अपनी समझ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी समझ से हम जब धरती पर आते हैं, ठीक है, अधिकार क्या है? तो जैसे सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि जन्म लेते ही वो अधिकार शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जन्म से पहले से ही होते हैं अधिकार मेरे, मतलब जब हम गर्भ में, मतलब जो आपका कंसेप्शन हो गया तभी से आपके पास अधिकार है, तो जन्म लेते ही ये शुरू हो जाते हैं। अधिकार का कॉन्सेप्ट आता कैसे है? मेरी समझ से अधिकार का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि हम जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है, ये लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर लिविंग बीइंग के पास अधिकार है, हमारा नहीं, इवन एक एनिमल का अधिकार है। लोग, मेनका गांधी फेमस है एनिमल राइट्स के लिए, भाई एक डॉग के पास भी जीवन जीने का अधिकार है, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते हो। उसे भी खाना खाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केस इसके ऊपर जजमेंट सुनाया कि भाई ये अधिकार है, मतलब जानवर के पास भी, हम इंसान को छोड़ देते हैं, जिनको हम जानवरों को कम करके, कम तक करके समझते हैं, उनके पास भी अधिकार है। तो अधिकार सबके पास है, जो किसी का संविधान में नहीं लिखे होते। तो ये आखिर अधिकार होते क्या है? तो अगर मैं अपनी समझ शेयर करूं तो मुझे लगता है कि ये जो कुदरत है, ये मदर नेचर है, ठीक है, धरती है हमारी, इसने हमें बहुत से रिसोर्सेज दिए हैं। हम सब किस पर निर्भर करते हैं? बहुत से संसाधन ये कुदरत हमें देती है, पानी, जगह, भोजन, सब कुछ तो कुदरत दे देती है। हम उस पर ही डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से उसी पर डिपेंडेंट है अपने जीवन के लिए। संसाधन, जीवन जिंदा रहने के जो भी संसाधन है वो हम कुदरत से ही प्राप्त करते हैं। ये कुदरत ये संसाधन देती है, पर साथ साथ एक चैलेंज भी देती है कुदरत हमें, क्योंकि हम इन संसाधनों पर एक आदमी नहीं है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा जीवन है, धरती पर बहुत सारा जीवन है, कई मिलियन तो स्पीसीज हैं, मेरे ख्याल से 5 मिलियन के आसपास स्पीशीज हैं। इतने अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं। फिर हर प्रजाति की अपनी जनसंख्या है, जैसे इंसानों की जो स्पीसी है उसकी जनसंख्या आज के समय में 8 बिलियन के ऊपर हो गई होगी, तो उनकी अपनी अपनी प्रजाति है जो इन संसाधनों के लिए कोशिश करती है कि भाई हमें भी ये संसाधन मिलने चाहिए। तो अधिकार का मतलब ये है कि हमारा, हम सबके पास इन संसाधनों को बराबर शेयर करने का, मतलब लगभग बराबर शेयर करने का, या सबको ये संसाधन मिलने चाहिए, क्योंकि ये संसाधन किसी एक व्यक्ति की मिल्कियत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमारी ये फलाने की मिल्कियत है, ये मुकेश अंबानी की मिल्कियत है, ये उसकी मिल्कियत है, क्योंकि वो ये हमें नहीं दे रहा। ये तो हमारी मदर नेचर, हमारी धरती जो है ये हमें देती है। तो जो धरती माता हमें देती है वो संसाधन हम सबके हैं, और हम सबके हैं तो इसलिए जो है हम सबको उसे मिलने का अधिकार है। तो ये यहीं से हमारा
जन्म लेने से या जन्म लेने से भी पूर्व ये संसाधनों पर जो हक है, जो शेयरिंग है, ठीक है, जो अनसेड रूल है, ठीक है, अलिखित नियम है कि भाई सबको ये संसाधन मिलने चाहिए, चाहे इंसान हो चाहे कोई और जीव हो, तो सबको ये संसाधन शेयर करने का हक होना चाहिए, ये हक है। तो अब ये संसाधन कैसे कैसे हो सकते हैं? ये संसाधन मूलतः तो हमें गुड्स के फॉर्म में दिखाई देंगे कि भाई वस्तु है, मैंने पानी की बात की, मैंने खाने की बात की, ठीक है, परंतु हम गुड्स के अलावा ये तो टेंजिबल थिंग्स हो गई जिनको हम महसूस कर सकते हैं, पर बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल चीजों में क्या हो सकता है? टेंजिबल इंटेंजिबल तो अभी सभी को क्लियर होगा, हमने इस पर बात की, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी हमने इस पर चर्चा की। यस सर। ठीक है, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसको हम छू महसूस नहीं कर सकते, पर वो होता है। अब ऐसी कौन सी इंटेंजिबल संसाधन हो सकते हैं राइट्स के संबंध में? सर फ्रीडम, इक्वालिटी, इक्वालिटी, गुडविल, बराबरी, गुडविल, ये ऐसे कुछ कुछ गुण है, ठीक है, गुडविल, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इंटेलेक्चुअल, ऐसे संसाधन है, ठीक है, ये ऐसे संसाधन है जो इस धरती पर आकर ही क्रिएट हुए हैं। इंसान का जब दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चला तो उसने कुछ कुछ बेसिक आइडिया, बेसिकली उसने इनइक्वालिटी क्रिएट की, तब वो इक्वालिटी के लिए बात करता है। तो अधिकार उस रिसोर्स को शेयर करने का एक नेचुरल माध्यम है, मतलब एक अलिखित नियम है जीवन मिलते के साथ ही। जैसे ही हमें जीवन मिला तैसे ही ये अधिकार हमारा शुरू हो गया, क्योंकि ये जीवन हमें किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, ये जीवन हमें हमारी इस कुदरत ने, इस धरती ने दिया है, ठीक है, इस अर्थ ने दिया है। तो ये जीवन में मिलते के साथ ही हमारा यहाँ के जितने संसाधन हैं, चाहे वो टेंजिबल संसाधन हो चाहे वो इनटेंजिबल संसाधन हो, उन सब पर हमारा हक बन जाता है, और इन्हीं को हम एक अधिकार बोलते हैं। अब अगर अभी यहीं पर दूसरा पक्ष भी कर लेते कि ड्यूटीज, ठीक है, जैसे अधिकार है वैसे ही कर्तव्य है ना। जैसे हम माता पिता के लिए कहते हैं कि भाई आपके माता पिता की संपत्ति पर आपका अधिकार है, माता पिता आपका पालन पोषण, आपको शिक्षा दे, ये आपका अधिकार है, ठीक, परंतु आपके फिर कर्तव्य है। जैसे धरती ने आपको ये तमाम चीजें दी हैं, तो धरती आपसे कई चीजें एक्सपेक्ट भी करती है ताकि आपका और आने वाले लोगों का जीवन बना रहे, धरती बनी रहे। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, उन्हें हम ड्यूटीज कहते हैं कि भाई कुछ आपको इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो आपके कर्तव्य हैं। वो कर्तव्य क्या है? मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य जिसे मैं बोलूंगा वो है प्रेम का कर्तव्य। हमें सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जब हम प्रेम के बंधन में बंधेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम अपने आप अपने सभी कर्तव्यों को, सभी आवश्यकताओं को, क्योंकि प्रेम हमें जोड़ देता है, जब हम प्रेम से जुड़ जाएंगे तो अपने आप इन टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स को शेयर करने लगेंगे, और वही हमारा कर्तव्य है। और ये प्रेम कहाँ से आता है हमारे भीतर? प्रेम कहाँ से आता है हमारे भीतर? प्रेम भी मुझे लगता है कि ऐसी चीज है, ऐसा ही गुण है जो इस मदर नेचर ने हमें दिया है। तो उसको सहेज रख कहाँ से हमारे, ऐसा नहीं है ये जन्म के साथ ही आता है हमारे साथ, कोई हम कहीं से लाते नहीं है, कोई हमें देता नहीं है, होता है हमारे अंदर, ठीक है। हमें अपनी माता से प्रेम होता है, भाई बहनों से प्रेम होता है, दोस्तों से प्रेम होता है, अनजान लोगों से प्रेम होता है। हम लोग दूर जिसके बारे में जो ना हमें जानता है ना हम जिसको जानते हैं उसके बारे में कंसर्न हो रहे होते हैं, उसकी चिंता कर रहे होते हैं, उसके लिए कभी कभी कुछ एक्शन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रेम भी है। आज यूक्रेन में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, यहाँ इंडिया में बैठे हुए लोग
हम में से बहुत सारे डिस्टर्ब्ड हैं, कई लोग उसके कारण परेशान हैं, जबकि उनको पता है कि वहां से यहाँ बम नहीं आएगा, फिर भी हम परेशान हैं। तो परेशान होने में के कारण क्या है? उसका एक कारण हमारा जो स्वाभाविक प्रेम है, ठीक है। हम सब के अंदर, हम सब स्वभाव से प्रेम करने वाले होते हैं। हमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसको लिमिटेड मत करिएगा। उसमें माता के साथ जो हमारा प्रेम है, भाई बहन पिता से जो प्रेम है, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो प्रेम है, तो हम स्वभाव से ही प्रेम के अंदर होते हैं। वो हम जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जब इस मारामारी में फंस जाते हैं कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, वो मिलना चाहिए, तो हम प्रेम को पीछे छोड़ देते हैं, इन सारी व्यर्थ की चीजों में दौड़ लगाने लगते हैं, और फिर दुनिया को पहले तो खराब कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम इसे बेहतर करने के लिए कुछ काम करेंगे। तो हम उसे अगर ना करें, अपना जो प्रेम का भाव है उसको हमेशा अपने भीतर जीवित रखें, तो हमारी बहुत सारी परेशानी अपने आप हल हो सकती है। तो ये हमारा अधिकार का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अधिकार के इसी कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान में विशेष जगह दी गई कि भाई इस अधिकार को, जो अलिखित अधिकार है, उस अधिकार को लिखित फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कोई किसी तरह से उसको हटा ना सके। तो अगर अधिकारों की समीक्षा करें तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल राइट्स। ठीक, नेचुरल राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सभी को, सार्वभौमिक है, सबको मिले हुए हैं ये अधिकार। कुछ नेचुरल राइट्स जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं और इनहेरेंट होते हैं हर चीज में, हर जीवन में। जो भी जीवित चीज है, लिविंग थिंग्स है, इवन मैं तो कहूँगा जो अजीवित चीज है, जैसे कोई भी चीज है, उसके अंदर भी अजीब चीज है, उसका भी अपना एक अधिकार है। उदाहरण के लिए कोई उदाहरण देना चाहेगा? क्या अजीब चीजों का भी अधिकार हो सकता है? ताजमहल है, कोई इसको तोड़ने लग जाए, है तो अजीब। क्या ताजमहल को बचे रहने का अधिकार है? यस सर। यस हम बेशक अजीब है, पर अगर हम ताजमहल की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ताजमहल को बने रहने का अधिकार है। तो कभी कभी तो ये अधिकार मतलब लिविंग थिंग्स से भी बियॉन्ड जा सकता है, ऐसा नहीं कि खाली लिविंग थिंग्स तक ही होगा, उससे भी आगे भी चल सकता है। क्या हम अपने को लिविंग थिंग तक ही रखेंगे, जीवित चीजों तक? तो उनके पास जो अधिकार होते हैं, जो उनके नैसर्गिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट नैसर्गिक अधिकार है, जो उनको जन्म लेने के लिए एटर्निटी के साथ ही उनके साथ बंधे हुए हैं। ठीक, हर एक जीव के पास अपने नेचुरल अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, भोजन मिलने का अधिकार है, पानी का अधिकार है, साफ हवा का अधिकार है, बेहतर जीवन का अधिकार। अब आ जाते हैं इंसानों के अधिकार के लिए। जब हम सभी जीवन की बात करते हैं तो इंसानों के पास भी उसी तरीके के अधिकार हैं जैसे और जीवों के पास है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के पास अपने अधिकार हैं। और ये ह्यूमन राइट ऐसे अधिकार है जो मूलतः, क्योंकि इंसान ने अपने आप को एक श्रेष्ठ स्पीसी किया कहा है, ठीक है, उसके पास योग्यता है, उसकी कुदरत ने उसको वो योग्यता दी है, तो उसने कुछ ऐसे अधिकार बना लिए हैं जिसने कहा कि कम से कम ये बेसिक ह्यूमन राइट, ये हर इंसान को मिलने वाला अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार आप किसी जीव से और जीव से आप खत्म कर सकते हो, ठीक है, परंतु ये इंसान से अधिकार नहीं जो है खत्म कर सकते। तो वो अधिकार हमारे ह्यूमन राइट कहलाते हैं कि हर इंसान के पास कुछ बुनियादी अधिकार हैं। क्या क्या हो सकते हैं बुनियादी अधिकार या नेचुरल राइट्स? एक तो जीवन जीने का अधिकार, और कैसे कैसे अधिकार? रोटी का तो वो जीवन से जुड़ा होगा, और क्या तरीके के अधिकार हो सकते हैं जो हर एक इंसान को मिला हुआ? राइट टू एजुकेशन, right to access basic necessities, right to access basic necessities for living a life.
एक्सेस टू पीस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, यस, ये अधिकार है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ फ्रीडम ऑफ चॉइस? मैं किसी एक अमुक चीज को चाहता हूँ, कोई मुझे दूसरी चीज नहीं फोर्स कर सकता। लेट्स से कि मैं चावल खाने वाला इंसान हूँ, ठीक है, मैं साउथ इंडिया से आता हूँ, मैं चावल खाना पसंद करता हूँ, और नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा कल्चर है जो कहता है कि नहीं, रोटी खाना ही अच्छा होता है। पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं गेहूं की रोटी खाओ, हमें नहीं खाना चाहते। तो आई हैव माई फ्रीडम ऑफ चॉइस कि भाई मुझे ये चीज ऐसे चाहिए, मैं वो चीज मुझे मिले, ठीक है। तो उसको अपने चुनने का अधिकार है, जो भी चीज वो चुनना चाहे, उसके सामने ऑप्शन है, तो उस पर बाध्य नहीं होना चाहिए। फिर एक और इंसान का बड़ा अधिकार है, वो है जस्टिस का अधिकार, न्याय का अधिकार, उसे न्याय मिलना चाहिए। ये अधिकार, ये सब वो अधिकार है जो फंडामेंटल राइट से पहले से मौजूद थे कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो राजा किसी भी समय का राजा रहा हो, तब भी ये अधिकार थे। ये ना सोचे कि अधिकार केवल भारतीय संविधान में सन 1950 में ही ऐड हुए हैं, उससे पहले कोई अधिकार या मैग्ना कार्टा से ही अधिकार आते शुरू हुए। उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स में उन अधिकारों को कोडिफाई किया, मैं इसको ऐसे कहूंगा, ठीक है, कोडिफाई किया। अधिकार तो थे, सभी अधिकार नहीं थे, ये भी बात ठीक है, पर इन अधिकारों का कोडिफिकेशन शुरू किया कि उनको भाई लिखा जाए कि ये अधिकार है, लिखित रूप से सबको पता रहे कि आपका अधिकार है, आप इसके लिए मांग कर सकते हो। आज हमारे को पता है कि इक्वेलिटी का अधिकार है, शायद राजा अकबर के समय में हम इक्वेलिटी के अधिकार की मांग करते ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा एहसास ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ग्रॉस इनइक्वेलिटी करेगा तब हमें जरूर लगेगा कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मेरे साथ गलत हो रही है, चाहे मैं राजा अकबर के समय भी हूँ। परंतु आज मुझे पता है कि कोई भी मेरे साथ गैर बराबरी हो रही है तो गैर बराबरी गलत है, वो न्याय संगत नहीं। तो जस्टिस का अधिकार भी एक ऐसा अधिकार है, न्याय मिलने का अधिकार। तो ये हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए कि व्हाट इज द नेचुरल राइट। राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सीमित हो गए हैं, ठीक है, हमारे अधिकार उनसे कहीं बड़े हैं। नेचुरल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो जो राइट्स हमें संविधान ने प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट से अलग। अच्छा, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट से अलग बात कर रहा है। कुछ तो है हमारे मौलिक अधिकार, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है ऐसे अधिकार जो हमें संविधान देता है फंडामेंटल राइट से बियॉन्ड। जैसे कि इसका उदाहरण है धारा आर्टिकल 326 जो हमें वोट देने का अधिकार देता है। आर्टिकल 300 कुछ है जो हमें लीगल राइट देता है, राइट टू प्रॉपर्टी। सिविल सर्विसेज का 311-12 अधिकार कुछ है आर्टिकल, हाँ, वो हमें ये देता सिविल है। सर्विस का 315 है, 11, 12, 13, 14, 15 पूरा चैप्टर है वो। 301 लीगल आर्टिकल तो 300 ही ये होता सब है। कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर हम ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, कैसे अलग हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सिविल सर्विसेज के लिए भी एक अधिकार है, आप किसी को हटा नहीं सकते। वो व्यक्ति जिसने उसे अपॉइंट ना किया हो, उससे नीचे वाली अथॉरिटी उसको हटा नहीं सकती। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, जैसे सिविल सर्विसेज की नौकरी परमानेंट क्यों मानी जाती है? ये सिविल सर्विसेज नौकरी परमानेंट क्यों मानी जाती है? सर क्योंकि वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना। क्योंकि ये नौकरी जो है, हमारे संविधान में एक बेसिक प्रावधान है कि वो व्यक्ति, मतलब जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उससे नीचे की अथॉरिटी आपको रिमूव नहीं कर सकती। कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी के मातहत कोई वो है अथॉरिटी, तो वो आपको रिमूव नहीं कर सकते, उसके पास ये शक्ति नहीं है। आपको केवल और केवल या तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के समकक्ष या उसके सीनियर अथॉरिटी कोई
रिमूव कर सकती है, उसको हटा सकती है। अब आईएएस में क्या होता है, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो ऊपर कुछ और है नहीं भारत के अंदर में। तो अगर आपको हटाना भी है तो कौन हटाएगा? आपको चीफ मिनिस्टर नहीं हटा सकता, ठीक है, गवर्नर नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नर कोई भी अधिकारी आपको सस्पेंड कर सकता है, हटा नहीं सकता ना। सस्पेंशन एक अलग चीज होगी। सस्पेंड ठीक है, आपको काम करने, नौकरी तो बनी रहेगी, सस्पेंड ही तो हो जाओगे, वापस रीइंस्टेट हो जाओगे। और आपको हटाने का अधिकार, आपको डिसमिस करने का अधिकार, नौकरी से निकालने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहता है। कोई और उससे अधीन अधिकारी, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कुछ भी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो आपको नहीं हटा सकता। केवल और केवल उसको भी हटाने के लिए गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को किसको निवेदन करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये जी काम नहीं ठीक करता है, इसको हटा दो। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जामिन करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट इन पर्सन बट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, डीओपीटी काम करती है, वो फिर एग्जामिन करेगी कि वेदर दे हैव अ रीजन। कोई एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत बदमाशी कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसको ऐसे ही नहीं आप हटा सकते। आपको साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत गलत है, तो उसके बाद ही उसको हटाया जा सकता है। तो नेचुरल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे पास, स्टैच्यूरी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, जो हमें कानून के द्वारा, तरह तरह के कानून, हमारे एक्ट पास होते रहते हैं रोज रोज, हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ कानून पास होते हैं। तो वो कानून भी हमें अधिकार देते हैं। जैसे मनरेगा, मनरेगा एक्ट में क्या अधिकार मिला हमें? हमें तो नहीं मिला, पर मतलब गाँव में लोग जो सर रहते हैं 100 दिन का 100 दिन का रोजगार। हर गांव में, हर गांव के व्यक्ति को कम से कम 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक अधिकार हो गया। इससे पहले स्कीम होती थी, पर अब ये अधिकार है। ऐसे ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि सभी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सभी को इतना फूड दिया जाएगा। ये एक तरीके का स्टैच्यूरी राइट उनको मिल गया। तो अलग अलग प्रकार के अधिकार हैं और अलग अलग प्रकार के अधिकारों की अलग अलग सीमाएं हैं। जैसे नेचुरल राइट में एक राइट है सुनवाई का अधिकार, जस्टिस का अधिकार, जो मैंने बोला था कि अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें कि हमारे पास क्या अधिकार है। कोई एक व्यक्ति है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये व्यक्ति चोर है, इसको जेल में डाल दिया जाए, सजा दी जाए, या इसको चीफ लिखती है तो इसको सजा दी जाए, तो इस व्यक्ति को सजा दे दी जाएगी, दे दी जानी चाहिए या नहीं? वो सर वो सुनवाई चाहेगा ना। क्यों नहीं दे दी जानी चाहिए? भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर तो कुछ है नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सारे जज को यही अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव को भी यही शपथ दिलाता है, ब्यूरोक्रेसी को एसपी, एसएसपी, डीआईजी, ये सब उसी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो जब वो कह रहा है कि वो चोर है, तो क्यों नहीं हम मान लेते कि चोर है और उसको जो भी सजा है तो दे दी जाए? सर अगर ऐसा होगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। सर हमारा संविधान तो सभी को अधिकार देता है न्याय का ना, तो उसको भी तो अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति हो, जैसे टेररिस्ट, ये जो फैशन कई सारी चीजों का चला हुआ है, कौन से तरीके की हो, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो आज के समय में कई चीजें हमने फैशनेबल बना दी हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम किसी को भी, हर व्यक्ति के पास, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास एक बुनियादी अधिकार है, वो अधिकार है सुनवाई का अधिकार। चाहे कोई भी अधिकारी
कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति जो भारत में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनसे बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है, पर उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के पास सुनवाई का अधिकार है और उसे इस सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हर्ड, मिलना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बात कह सके कि जिनमें चोरी कर रहा था, नहीं कर रहा था, किस सर्कमस्टांसेस में चोरी कर रहा था, क्या वो दूर से ऐसा लग रहा था। कल मेरे पास एक वीडियो आया था तो जिसमें अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग चीज दिखाई देती है। तो सुनवाई का अधिकार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, होता है। और अगर हम कभी कभी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रॉस ह्यूमन राइट को, वायलेशन को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई टेररिस्टों को मार दिया गया या एनकाउंटर कर दिए गए, तो इसमें क्या गलत है, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, क्या गलत है एनकाउंटर कर देने में। पुलिस कह रही है कि जो है वो व्यक्ति रेपिस्ट है, उसने 50 मर्डर किए हैं, जो ग्रूसम से गंदे तरीके के जो आप क्राइम सोच सकते हो वो सब उसने किए हैं, तो उसे गोली मार ही देनी चाहिए। क्यों मार देनी चाहिए, नहीं मार देनी चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। सर गोली तो नहीं मारना चाहिए सर। क्यों नहीं मारना चाहिए सर कितना उसको भी तो अपना मतलब सुनवाई का हक है ना सर। 50 मर्डर किए हैं, 20 रेप किए हैं और पता नहीं क्या क्या किया है सर। हमारे देश में सर कोई भी हो, कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसको भी तो ये कहे सुनवाई का राइट है उसके पास से, और हमारा संविधान भी अधिकार देता है सबको न्याय मिलना चाहिए। तो वो भी उस मतलब रास्ते से गुजरेगा ना सर न्याय के लिए। अगर उसमें वो गलत पाया जाता है तो फिर न्यायालय डिसाइड करेगा। अगर सहमत है आप लोग इनसे? अगर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 50 मर्डर किए और आपके जो डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने 50 मर्डर किए हैं, 20 रेप किए हैं, तो इसको वहीं की वहीं खत्म कर दो, क्या दिक्कत है। तो इसकी सजा हमारे देश के हिसाब से तो कैपिटल पनिशमेंट है, जिसके लिए पूरी तरह से जायज है। क्यों नहीं हम उसको कर देते? नो सर, यहाँ पे वो जो विक्टिम है उसको भी तो सुनवाई का अधिकार है। तो विक्टिम के लिए हो ही रहा है, जो विक्टिम है उसी को तो न्याय मिल रहा है। जो जिन लोगों को हाँ सर, वो जो जिसपे वो आरोप लगाया गया है गुनाहगार, अच्छा जिस पर अक्यूज्ड की बात कर रहे हो, तो जो गुनाहगार है उस पर आरोप लगाया गया है तो उसको भी अधिकार। तो यहाँ पर हमारे को बेसिक फिलॉसफी में एनकाउंटर या किसी भी फिलॉसफी में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी ये कहा जाता है कि उसने 50 खून किए हैं, रेप किए हैं, ये सब क्या चीजें हैं? These all are allegations. These all are आरोप. A person is saying, one person or many person are saying that this person has done something. वो ये allege कर रहे हैं, ठीक है, कोई सबूत नहीं है। हो सकता है इस विक्टिम की, जो सो कॉल्ड विक्टिम है, इस एक्यूज्ड के साथ कुछ खास तरीके की दुश्मनी हो, ठीक है, वो अपने उस स्कोर को सेटल करने के लिए जो है वो कुछ भी आरोप लगा रहा है। अब किसी पर अगर आरोप लगने पर, ठीक है, आप उसे सजा देंगे तो वो तो गंभीर अपराध हुआ ना, ठीक है। केवल क्योंकि किसी एक ने कह दिया, आपने मान लिया, कोई कितना भी चाहे अच्छा लगे ऊपरी तौर पर, फिर भी तो आपको उसकी बात को सुनना है। वही बाहरी तौर से कितना भी अच्छा लगे, मैं इस पर आपको क्लास के बाद एक वीडियो भेजूंगा, वो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको भेजना चाहूंगा कि आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से तथ्यों को अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। तो तथ्य जो है, तथ्यों को समझने की जरूरत होती है और अधिकार दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने 50 मर्डर नहीं किए या उसने 20 रेप नहीं किए या वो किसी गंभीर सजा के लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट का हकदार नहीं है, बिल्कुल है, परंतु उनको वैलिडेट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम
किसी एक पक्ष की सुनवाई करके दूसरे पक्ष को जो है सजा देते हैं। जैसे कभी कभी घरों में भी होता है ना, बच्चे भी बड़े नाराज हो जाते हैं कि आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, आपने केवल उसकी बात सुनी और आपने मुझे ऐसे बोल दिया। तो यहीं से वो सुनवाई का अधिकार हमारा पैदा होता है। तो इन्हीं सभी अधिकारों की जब बात करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको कोडिफाई कर दिया गया, जिनको लिख दिया गया, कोडिफाई करके, और उन्हें कहाँ डाल दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे नॉर्मली जो है सब जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स डालने का नियम नहीं है। कई जगह पर, ज्यादातर संविधानों में जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको अलग ही रखा गया है कि ठीक है लॉ के अंदर आप डाल दो, लॉ के अंदर वो प्रोविजन बना दो, एक्ट में पास कर दो। जैसे ब्रिटिश का संविधान, ब्रिटिश सिस्टम देखें, और भी कई संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल सरकार जो जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा इसके बारे में बताता है, वो ये सब नहीं बताता। हमारे संविधान ने ये समझ किया कि स्टेट बनाने के अलावा हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित करना, सिटीजन को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम उनको किसी इलेक्शन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये नहीं छोड़ सकते कि भाई उस समय जो एग्जीक्यूटिव आएगी वो अच्छी ही आएगी और वो अच्छे लोग होंगे, रहेंगे, तो उन पर सीमा रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छे लोग होंगे जो इतने लोग इलेक्शन से चुन के आएंगे। तो क्या इलेक्शन से चुने हुए लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं? अगर फंडामेंटल राइट नहीं होते तो क्या होता? सर इलेक्शन से चुने हुए लोग तो होते हैं वो सर, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है सर। तो ह्यूमन लाइफ भी वैलिड होती वैल्यू तो होती, बट हम अपने अधिकारों के लिए उस समय की चुनी गई व्यवस्था पर निर्भर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मान लो वो अच्छे लोग हैं, वो चुने गए हैं, तो ठीक है, हो सकता है वो हमारे अधिकारों का ध्यान रखते हैं कि भाई ठीक है बराबरी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए। पर अगर चुने हुए लोग, ऐसे चुने हुए लोग आ जाते हैं जो जो नहीं मानते, कई बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बहस कर सकते हैं सवाल पर, जो मैं कह रहा हूँ कि एनकाउंटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बहुत लोग इस पर आर्ग्यू करते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो इसमें बहस घंटों कर लेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें हमें ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, ऐसा नुकसान होता है, देश का पैसा खराब होता है, वो सालों साल जेल में रहते हैं, बाद में छूट के आ जाते हैं, उससे तो कितना नुकसान है। अगर वो छूट के आ जाते हैं तो इसमें इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे एक तर्क एनकाउंटर के लिए यही दिया जाता है, ये बाद में छूट जाएंगे तो उसके लिए एनकाउंटर कर देना चाहिए। और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए हमें अपनी जो जस्टिस सिस्टम है उसको बेटर कर देना चाहिए, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही फंडामेंटल राइट है कि फंडामेंटल राइट संविधान को ऐसा लगा कि हम इन्हें आने वाले समय के चुने हुए लोगों पर नहीं छोड़ सकते, हमें ये इनको कोडिफाई कर देना चाहिए, ताकि जब तक ये भारत का संविधान मौजूद रहेगा और ये जो भारत की व्यवस्था मौजूद रहेगी, यदि कोई चाहेगा कि मुझे कानून, ये नियम तोड़ने, ये अधिकार छीनने हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत होगी। पूरे इंडिया के संविधान को बिगाड़ नए तरीके से व्यवस्था लिखने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वो एक सामान्य इलेक्शन जीतने से जो है लोगों के अधिकार नहीं छीन पाएगा। और यही एक बुनियादी कारण है जिसके लिए संविधान सभा में जो एक्सपर्ट थे, बाबा थे, उन्होंने इसको संविधान का ही हिस्सा बनवा दिया कि भाई इसे संविधान के अंदर ही लिख दो।
तो एक तो ये दो तरीके से हमें जो है रक्षा करते हैं, दो तरीके से ये अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये ऐसे अधिकार हैं जो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब कि अगर कोई इनको वायलेट करता है तो इसके लिए न्याय सीख किया जा सकता है। हमारे दो तरीके के अधिकार हैं, इनजस्टिसिएबल और जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल और एक इनजस्टिसिएबल अधिकार का वो बताएं। जो अधिकार तो है पर जिस पर केस नहीं किया जा सकता। सर डीपीएसपी अपने प्रावधान है। जैसे हमने कहा कि इक्वेलिटी, परफेक्ट इक्वेलिटी की अगर हम बात करें तो हम कहें कि नहीं मेरे वहां पर मेरे साथ वहां पे इनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया, तो हम उसको पूरी तरीके से ये नहीं कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। कई ऐसे अधिकार हैं हमारे पास, हम कहें नौकरी का अधिकार, हम सबको नौकरी बराबर मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अधिकार भी है। परंतु इस अधिकार को हम एनफोर्स नहीं कर सकते, इसे कानून में लागू नहीं करा सकते हैं। तो दो तरीके से अधिकारों को रखा गया। ऐसे अधिकार जो हमारे उनको लगा कि जो जस्टिसिएबल अधिकार हैं, जिन पर फैसला लिया जा सकता है, कोई किसी के साथ ऐसी चीज करता है जो कि एनफोर्सिएबल है तो उसे तुरंत न्याय मिलना चाहिए, और जो कोर्ट्स हैं वो उसको न्याय देने के लिए वो उनका काम होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का। तो एक तो लोगों को ये अधिकार देते हैं, और दूसरी तरफ से ये सरकार पर, जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, ठीक है, उस सरकार पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और लिमिटेशंस लगाते हैं कि भाई आप ये चीजें नहीं कर सकते, आप ये सारी चीजों को नहीं कर सकते। तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव कोई ऐसा अधिकार नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती है जो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को पर एनक्रोच करता हो, उसे सीमित करता हो। और दूसरी तरफ एक और चीज है कि एक तो तरफ ये हमें कोर्ट में जाने का अधिकार देता है, सरकार से, सरकार के जो एनक्रोचमेंट है उससे बचाता है, और तीसरी तरफ ये हमारे ये भी सुनिश्चित करता है कि ऑर्डिनरी लॉ कौन से ऐसे नियम होंगे। एक आज की संसद ने एक कानून पारित कर दिया, कोई भी कानून पारित कर दिया, तो वो कानून किस हद तक वैध होगा ये भी ये लिमिट लगा देते हैं फंडामेंटल राइट, कि सरकार हमारी आज की कोई भी कानून तो बना सकती है, परंतु वो कानून अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, उसे एनक्रोच कर रहा है, तो वो वहां से उतना कानून वो फिर वैध नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। ये काम जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट करती है। यहाँ ये बात समझ आई? चलो जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे तो मैं इसको और समझेंगे कि हमारे दो कानूनों में, एक फंडामेंटल राइट में और एक एक्ट में, सामान्य कानून में कॉन्ट्राडिक्शन, तो कौन प्रिवेल करेगा? हमारा फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। इसका उदाहरण अगर जैसे हम देखें तो आईटी एक्ट में, कई कानूनों में इस तरीके के उस पर वो सुनाई वो दी गई है। अब जैसे शायद ये कानून था कि आईटी एक्ट से संबंधित, अगर आप लोगों को ध्यान है, जब ये सब फेसबुक वगैरह नया आया था, तो फेसबुक नया आया था या फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ भी था, उसमें कुछ लड़कियों ने बाला साहब ठाकरे के प्रति जो है कुछ ऐसी चीज लिख दी थी या बोल दी थी। नागपुर या मुंबई की कुछ लड़कियां थी, और उन लड़कियों पर, क्योंकि वहां पर उस समय पर शिवसेना की जो बाला साहब ठाकरे की सरकार थी वही गवर्नमेंट में थी, तो उसने उन पर आईटी एक्ट के तहत, कि आईटी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि
जो यदि कोई लड़की मतलब कोई जो है कोई एक्टिविटी करता है जो किसी को नुकसानदायक हो तो उस पर वो कार्रवाई की जा सकती है। तो आईटी एक्ट ऐसा प्रावधान देता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रावधान मतलब दूसरी तरफ हमारा एक अधिकार है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का, कि हम कोई भी अपना जो विचार है, क्योंकि लड़कियां कोई और गलत काम नहीं कर रही, ठीक है, ना कोई हिंसा कर रही है, कोई चीज कर रही है, किसी और कानून का वायलेशन नहीं कर रही है, वो अपना स्पीच एक्सप्रेशन का अधिकार यूज कर रही है, परंतु उस अधिकार को यूज करने में कोई राइट, कोई दूसरा एक्ट वायलेट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर, तो ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट ही ऊपर रहेगा, वही प्रिवेल करेगा अदर बुनियादी सुविधाएं जो है, बुनियादी फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट ने भी से कि ये जो अधिकार है ये हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है, right from the pursuit of political controversy, जो राजनीतिक कारण है उनके होने के हमारे बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन होने का जो आता है, और किसी भी व्यक्ति को पार्टी से ऊपर उठा देता है कि जो एक राजनीतिक मेजॉरिटी सरकार वो हम, तो जो हमारा संविधान है, जो राइट्स है, वो हमें जो उस समय की चुनी गई बचाती है। ऐसा है राइट्स, एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट। अगर यहाँ लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, तो मेरे साथ हर जगह 100% इक्वालिटी। ये भी नहीं, फ्रीडम ये नहीं कहता है कि हम फ्रीडम है, हम कुछ भी करने के लिए फ्री है, नहीं, हम बम चलाने के लिए फ्री है, नहीं, हम नहीं, वो फ्रीडम नहीं है, इस फ्रीडम की लिमिटेशंस है। सो ये राइट जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और इन राइट्स पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। रेस्ट्रिक्शन पर वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से सरकार कह दे कि फंडामेंटल राइट्स पर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या इन पब्लिक सिक्योरिटी। जैसे अभी है भी, कुछ हद तक ये चीज होती है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये कुछ कारण है जब हमारे जो अधिकार हैं उन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। जैसे अगर देश की संप्रभुता या अखंडता का सवाल हो तो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। यदि राज्य की, स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल हो तो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अगर किसी दूसरे देश के साथ संबंधों की बात हो, उनको ये करते हो वैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। पब्लिक ऑर्डर जो हमारे यहाँ पर है, तो बस अब रही है, डिसेंसी और मोरालिटी के ग्राउंड पर भी लगाई जा सकती है। मोरालिटी की कोई व्यक्ति ऐसे इमोरल एक्शन करना चाहता हो, है ना, कोई इमोरल एक्टिविटी में शामिल होना चाहता हो, कहे कि नहीं, दिस इज माय राइट, दिस इज माय फ्रीडम, ठीक है, आई वांट टू डू थिंग्स लाइक दिस, ठीक है, मैं बिना कपड़े पहने रहना चाहता हूँ, उसमें आपको क्या तकलीफ है, मैं आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, कुछ और नहीं कर रहा, बट देन देयर इज अ लिमिट ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी। देन इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब एक और ये प्रावधान है कि यदि आप कोर्ट को कंटेम्प्ट कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये तो कुछ ब्रॉड कारण है, ये सब आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण कारण है कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि फंडामेंटल राइट है, वहाँ किताब में लिखा हुआ है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं।
हर अधिकार पर एक सीमा है। आप अगर अपनी जायज सीमाओं के भीतर है तो आप निश्चित रूप से फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अगर आप जायज सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, जैसे आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को आप कहेंगे नहीं ये देश तो टूट जाना चाहिए, आप एंटी स्टेट मतलब ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं, एंटी नेशन एक्टिविटी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, देश को की इंटीग्रिटी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जो है फिर फंडामेंटल राइट्स के उसमें नहीं जा सकते। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, अगर उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, अगर आप इनको चोट पहुंचाएंगे तो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, स्टेट के खिलाफ है, नागरिकों के पास ये अधिकार है, परंतु इन अधिकारों की कुछ सीमाएं भी हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो फर्दर कैटेगराइजेशन है, जो हमारा चैप्टर हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 15 भाग 3 पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। तो इन फंडामेंटल राइट्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है: right of equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education right, and right of constitutional remedy। तो इन 1 2 3 4 5 6 ब्रॉड कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 तक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अधिकार 32 से 35 तक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 सबसे पहला इस आर्टिकल पर बात करते हैं। तो ये आर्टिकल हमें बता रहा है नंबर 1 की स्टेट क्या है। जब हम स्टेट, दी स्टेट शब्द इस्तेमाल करते हैं, व्हाट डज इट मीन? सर स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। हेलो, स्लाइड मूव नहीं हो रहा। ये मेरा दिखाई दे रहा है, द स्टेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नो सर। हाँ दिख तो रहा है। मुझे तो सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, स्लाइड आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है सर। नहीं मूव नहीं हो रही है पर दिख रहा है, स्टेट दिख रहा है। कितने लोगों को दिख रहा है? सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। ब्लर टाइप का हो गया, पर स्क्रीन मूव नहीं कर रही है सर। स्क्रीन तो मैं मूव कर ही नहीं रहा। ओके जो करूंगा सर यहाँ पे सब ब्लैक हो रहा है। वो आपके यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन को चेक करो, क्योंकि अगर एक के पास भी जा रहा है तो फिर वो सबके पास जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ से सिग्नल चल रहा है मेरे लैपटॉप से, तो अगर मेरे लैपटॉप से किसी के पास सिग्नल नहीं जा रहा, प्रॉब्लम लाइज विद माय कंप्यूटर। अगर मेरे से कुछ लोगों पे जा रहा है और कुछ पे नहीं जा रहा, तो इट मींस सिस्टम प्रॉब्लम इज हियर। ठीक, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आते जाते रहता है नेटवर्क है। तो आर्टिकल 12 हमारे स्टेट की को डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या। तो स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, all local and state authorities such as municipalities, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, जो कि भारत की टेरिटरी में हो और सरकार के अधीन हो, वो सब जो है इस आर्टिकल 12 के द्वारा स्टेट है। व्हाट इज स्टेट? तो हम ये नहीं कह सकते कि पंचायत ने कोई एक्शन किया तो राज्य सरकार का एक्शन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी अथॉरिटी राज्य के, लोकल अथॉरिटी हो चाहे स्टेट अथॉरिटी हो, अगर वो राज्य के अधीन, सरकार के अधीन काम करती है, भारत की सीमाओं के भीतर काम करती है,
तो अथॉरिटी स्टेट कहलाएगी और उसके प्रति हमें ये जो है अधिकार मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग व्याख्याओं से इस आर्टिकल 12 को एक्सटेंड किया है कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। फिर आर्टिकल 13 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 13 है जो ब्रॉडली ले डाउन करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए बैकग्राउंड। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की आर्टिकल 13 हमें बताता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ऐसे कानून जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट के साथ। हमने कोई कानून बनाया, वो कानून कंसिस्टेंट नहीं है किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ, फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट चल रहा है या उनको डेरोगेट करता है, उनकी शक्ति को, फंडामेंटल राइट की शक्ति को कमजोर करता है, उसे चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कानून आर्टिकल 13 के अंदर डिफाइन किए गए हैं कि वो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट कहलाएंगे। और यही वो कानून है जिससे आर्टिकल 13 जो है, जो हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल बनाने के लिए आर्टिकल 13 काम करता है। ये डिफाइन करता है कि किस तरीके के कानूनों को हम इनकंसिस्टेंट कानून कह सकते हैं। आर्टिकल 13(1) है जो कहता है कि ऑल लॉ इन्फोर्सेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ insofar as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent such inconsistency be void। ठीक है, तो आर्टिकल 13(1) हमें क्या दे रहा है, क्या बता रहा है? आर्टिकल 13(1) हमें ये बता रहा है कि जो भी पुराने कानून संविधान बनने तक, जिस दिन संविधान एनफोर्स हुआ उस दिन से पहले जो भी कानून थे, और अगर वो पार्लियामेंट के मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के साथ काम नहीं करते हैं या उनका वायलेशन करते हैं, उन्हें कमजोर करते हैं, तो उस एक्सटेंट तक वो सभी कानून वाइड हो जाएंगे, मतलब प्रभावहीन हो जाएंगे, उन पर उनका कोई असर नहीं होगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। ये आर्टिकल 13(1) हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा आर्टिकल 13(2) है जो कहता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 13(1) ने जो पोस्टीरियर इफेक्ट के लिए काम किया, यानी कि पीछे के समय के जो कानून है, क्योंकि भारत में उससे पहले के भी कई कानून हैं जो संविधान के पहले से चले आ रहे थे, वो कानून एज इट आगे बढ़ दे रहे। तो संविधान, यहाँ पर संविधान सभा ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक स्पष्ट बात कह दी, यदि कोई कानून पुराने किसी कानून मतलब हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो कानून उतना, जिस हद तक उसे वायलेट कर रहा है, उसे सब्जुगेट कर रहा है, उस हद तक वो प्रभावहीन हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लीगल लैंग्वेज में शब्द जो यूज करते हैं वो हम वॉइड यूज करते हैं यहाँ पर। दूसरा हिस्सा है आर्टिकल 13(2), वही कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट एंड मेड बाय स्टेट contravening any fundamental right shall be to the extent inconsistent। तो ये प्रावधान सबसे पहले बात से, और स्टेट क्या है? स्टेट है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट को लेता, जो बनाता हो उसको हटा देता हो, तो कानून नहीं बनाएगा। और अगर बनाएगा, अगर इस कानून को तोड़ते हुए भी बनाएगा, तो उस हद तक जितना वो इनकंसिस्टेंस है इस फंडामेंटल राइट के साथ, उस हद तक वो
प्रभावहीन रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम 2-3 सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल के जरिए से जो जुडिशियल रिव्यू का बेसिक आइडिया है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर एनफोर्स कर दिया गया कि आर्टिकल 13 ही वो शक्ति देता है कि स्टेट की क्या सीमा है। स्टेट को बता दिया कि भाई आपकी ये सीमा है, आपको फॉलो करनी है। और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन, प्रोटेक्टर और फाइनल इंटरप्रेटर फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 13 बना देता है, क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है कि वो उस कानून को पढ़े, समझे और ये बताए कि किस हद तक ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन का काम है, गार्जियन का काम है, प्रोटेक्टर का काम है, इस जुडिशियल रिव्यू के द्वारा संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के हाथों में दिया है। और जो संसद है वो किसी भी तरीके से इस जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को सीमित नहीं कर सकता किसी कानून को बनाकर और जो अमेंडमेंट, संविधान के अमेंडमेंट को लाकर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आर्टिकल 14 हम कल पढ़ेंगे। पहले तो बताओ स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट, क्या क्या शामिल होगा इसमें? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। मैं बताता हूँ, ना राज्यसभा वहां तक मत सोचो। एक है एक कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस। आंगनवाड़ी, ठीक है। कॉर्पोरेटिव डेयरी और इनमें से क्या स्टेट है, कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट नहीं? ट्रैफिक पुलिस स्टेट है? नो सर। ट्रैफिक पुलिस स्टेट नहीं है। ओके, मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे उत्तर। नो। कोऑपरेटिव डेयरी, यस किसके लिए? कोऑपरेटिव स्टेट क्या यस सर, पार्ट ये ऑफ है एग्जीक्यूटिव है? यस, कोऑपरेटिव डेयरीज। आंगनबाड़ी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आंगनवाड़ी, यस सर। आंगनवाड़ी में कोई कानून बनाएगा? यस। प्राइवेट ऑफिस, ये भी है। पक्का? स्टेट है? इसमें कई सारी गलतियां हैं, कोई रिवाइज करना चाहेगा इनको जो आपने जवाब दिया? प्राइवेट ऑफिस इज नॉट स्टेट। आपका एक निजी दफ्तर, आप में एक निजी दफ्तर, तो आप उसके अंदर कोई जो भी अपना एक आपने नियम कानून बना लिया है, तो वो आपके दफ्तर तक जब तक लागू हो रहा है तब तक दैट इज। आप जब वहां पर आप मतलब फंडामेंटल राइट को आप कहते हैं कि भाई इक्वल, आपने एक बेसिक नियम बना दिया है कुछ भी, तो वो नियम फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं हो सकता। जैसे आपने काम को लेकर कुछ अधिकार बना लिए, तो वहां पर ये कानून काम नहीं करेगा। तो ये जो व्याख्या है आंगनवाड़ी, यस इट इज स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा चालू की गई स्कीम है। कोऑपरेटिव डेयरी अगर सरकार से सहायता प्राप्त कर रही है तो यस। ट्रैफिक पुलिस, यस ट्रैफिक पुलिस 100% स्टेट के। तो यहाँ पर अभी जैसे ट्रैफिक पुलिस ये कहे कि भाई इसका चालान काटेंगे, इसका चालान नहीं काटेंगे, ठीक है, ए पर्सन का चालान काटना है, बी का नहीं काटना है,
आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आप जा सकते हैं क्योंकि राइट टू इक्वलिटी आपको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। उसे काटना है तो सबका काटना है, नहीं तो किसी का चालान नहीं काटना है। आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी के अंदर भेदभाव हो रहा है कि इस बच्चों को एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बच्चों को, पर कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन है जो स्टेट से बियॉन्ड है। ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे जैसे अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन भी है हमारे पास, टू टचेबिलिटी इज एनकेबिंग द प्राइवेट पर्सन, वो एक्सेप्शन है। अन्यथा ये सब जो कानून है वो स्टेट के अगेंस्ट काम करेगा। तो आप स्टेट की डेफिनेशन को यहाँ ध्यान से समझिएगा कि ये स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर में गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, सभी लोकल और स्टेट अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सभी जो है स्टेट का हिस्सा है, भारत के बाउंड्री के भीतर है, तो ये स्टेट अथॉरिटी कहलाएंगे। पंचायत ने कोई नियम बना दिया, किसी म्यूनिसिपल बोर्ड ने कोई नियम बनाया, तो वो नियम इस सेंस में देखा जाएगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं। पर अगर एक प्राइवेट ग्रुप है, एक प्राइवेट लोग हैं, 10 लोग 50 लोग एक जगह आते जाते हैं, वो क्लब है, उसने कोई अपना नियम बनाया है, तो वो इससे बियॉन्ड होगा, इससे बाहर जाएगा। तो ये जो आर्टिकल 12 है, ये आर्टिकल 12 हमारी सहायता करता है, ये डिफाइन करता है कि कब किस किस पर ये कानून, ये फंडामेंटल राइट का अधिकार लागू रहेगा, किस पर लागू नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 हमें ये बतलाता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है कि कौन कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा कानून इनकंसिस्टेंट है। और 2 तरीके की स्थितियां थी 1950 26 जनवरी को कि कुछ ऐसे कानून जो पुराने जमाने से चले आ रहे थे, उनमें से कई सारे ऐसे कानून थे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को का उल्लंघन करते हैं। तो वो जो राइट्स हैं उनको एक एक करके हटाने के बजाय संविधान ने एक स्ट्रोक में जो है उस सबको खत्म कर दिया। जो पुराने बुरे कानून चले आ रहे थे उनको एक ही झटके में सभी कानूनों को इस आर्टिकल 13(1) के द्वारा खत्म कर दिया गया कि यदि कोई भी कानून व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच कर रहा है तो आज से वो कानून लागू नहीं होगा, वॉइड रहेगा। और दूसरी तरफ आर्टिकल 13(2) में ये बता दिया कि यदि सबसे पहले तो स्टेट कोई ऐसा कानून बनाएगा ही नहीं जो फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच करता हो, और अगर बनाएगा ऐसा कोई कानून अगर वो बना देता है, जैसा मैंने आईटी एक्ट के बारे में बताया, उसके कुछ सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था, तो वो केस में भी यही चीज तय हुई कि अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो उस हद तक जितना वो इनकंसिस्टेंट होगा, जितना वो उल्लंघन करेगा, उस हद तक वो वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। और यहाँ से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ अवर बेसिक फीचर। ये बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन है, कल या किसी क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है कि हमारे संविधान को किस हद तक बदला जा सकता है। कल मुझे कोई याद दिला देगा, हम यहीं से पहले शुरू करेंगे या इसको वहीं जब आएगी तभी पढ़ लेंगे, ठीक है? कोई हम फंडामेंटल राइट ही पढ़ेंगे। तो जो ये बेसिक फीचर है, इस फीचर को कोई बदल नहीं सकता। कल को कोई सरकार कानून लाकर आर्टिकल 13 को ही हटा दे, तब वो आर्टिकल 13 को ही रिमूव कर दे, कह दे, लिख दे वहां पर कि आर्टिकल 13(2) की जगह पर कि कोई सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो भी रहा है तब भी कानून बना सकती है। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस कानून को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो
ये यहाँ तक करते हैं और कल हम अपने फंडामेंटल राइट्स को आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से आगे पढ़ेंगे। आप लोग भी साथ साथ पढ़ लीजिएगा, जो जो सवाल आपके मन में हो वो मुझे बता दीजिएगा। थोड़े सवाल अगर आप एडवांस में बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मतलब मेरे को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस विषय पर। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा पहले बता देंगे तो मैं उस सवाल का अच्छे से अध्ययन करके आपको जवाब दे दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, Bye, sir. Have a great day. थैंक यू।